हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। ओके, आज मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊँगी। ओके, ये आपका 9th 10th 11th 12th सबके लिए है। ओके, और 6th 7th 8th क्लास आपके काम का भी है। ये ऐसे ही अनसीन पैसेज आपके भी आते हैं। ओके, तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आप देख रहे हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग का मीन होता है पढ़ना, कम्प्रीहेंशन का मीन होता है समझना। ओके, ऑफ अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज यानी जो आपने पहले कभी नहीं देखे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको जो है आपको पढ़ना है, समझना है। और आपके पैसेज ऐसे आते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे हो। ओके, जैसे आपके बोर्ड में आएंगे ना 10th और 12th है, जैसे ये 20 है तो 21 में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके जो है ज़्यादातर क्या होता है, जैसे मतलब जो आजकल जो कुछ चल रहा होता है ना उसी से रिलेटेड पैसेज दे देते हैं। तो उससे आपको क्वेश्चन देख के उसके आंसर करने होते हैं। ओके, ये आपका अनसीन पैसेज है, लर्न फ्रॉम सराउंडिंग। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपका सेक्शन ए में जो है अनसीन पैसेज आते हैं तो आपको उसे ये नहीं कि लास्ट में करना है, ऐसा आप मत करना, उसे आप पहले ही कर लेना। तो उसमें आपको जो ये इतना पैसेज है आपको ये रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इतना रीडिंग मत करना, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग करेंगे ना तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो आप ये रीडिंग मत करना, आप डायरेक्ट जाना क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में आप जब जाएंगे तब फिर आप जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करना। जहाँ पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ पे आप स्टॉप हो जाना। देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, अभी क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, व्हाट डू द मिथोलॉजिकल स्टोरीज टीच अस। तो यहाँ पे आपको बताया है कि पौराणिक कथाएं हमें क्या सिखाती। मान लीजिए आपको मिथोलॉजिकल की मीनिंग नहीं आती है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो आपको क्या करना है, सीधे आपको पैसेज में जाना है। ओके, अब आपको ढूंढना है यहाँ पे कि मिथोलॉजिकल वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कहाँ पे मिथोलॉजिकल वर्ड लिखा है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मिथोलॉजिकल वर्ड लिखा है, इट मीन्स यहीं कहीं आपका आंसर है। तो यहाँ से आप आंसर देखना, यहाँ से आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप आंसर लिखना शुरू कर लीजिए। ये आपने लिखा आंसर। ओके, फिर यहाँ से आपने आंसर लिखना शुरू किया, ये देखिए ये आंसर आपने लिखना शुरू किया। यहाँ आप देखेंगे ये और ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है और ये आपका है। तो आपने क्या करना है, यहाँ तक आपने लिखना शुरू कर देना है। ओके, मीन्स देखिए अगर आपको जैसे होता है ना किसी बच्चों को बिल्कुल भी जो है कम्प्रीहेंशन समझ में नहीं आता, तो मैं उनके लिए पहले ही आइडिया बता रही हूँ, फिर जिनको आता है उनके लिए बताती हूँ आइडिया। ओके, तो आपको क्या करना है, आपने मिथोलॉजिकल देखा, मिथोलॉजिकल की आपको मीनिंग मालूम नहीं है तो आपने यहाँ पर देखा ये मिथोलॉजिकल वर्ड है, तो यहाँ से आपने यहाँ तक जो है आंसर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बीच में जो आंसर होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा ना, वो आंसर को, अगर आपका यहाँ पे आंसर है तो उस आंसर को टिक कर देगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, आपके नंबर कटेंगे नहीं। ओके, अब देखिए हम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज गिवन बाय द राइटर अबाउट नेचर। अब देखिए अगर कभी ऐसा होता है ना किसी बच्चों को जो है समझ में ही नहीं आता है, क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आता है, ठीक है, उसकी हिंदी मीनिंग आपको समझ में नहीं आती, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इससे डरिए मत। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको कहा, आपको अपना टाइम भी बचाना है, अनसीन पैसेज आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देख के आंसर ढूंढने। तो और प्रॉब्लम कुछ बच्चों की ये होती है कि उन्हें जो है हिंदी मीनिंग समझ में नहीं आ रही, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको हिंदी मीनिंग समझ में नहीं आ रही तो आपने यहाँ पे देखा ना एक वर्ड मैसेज है, यहाँ पे ये है हमारा वर्ड मैसेज। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा ये पैसेज में है। मैसेज वर्ड अगर आपको कहीं पैसेज में मिल रहा है तो आप वहीं से, ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें मैसेज वर्ड मिल गया है पैसेज में। तो यहाँ से इससे और इसे हम लिखना शुरू कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने ये देखा, ये और ये इतना हमने लिख दिया, ये सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। और उसके बाद आपको
जब एग्जामिनर चेक करेगा ना, अगर आपने बिल्कुल काम छोड़ दिया तो एग्जामिनर भी आपको कहाँ से नंबर देगा। जब आप अगर काम करेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है उनके लिए भी जो है नंबर देने में आसानी होगी। तो अगर आपने इतना भी आपने लिख दिया तो उसमें से कहीं ना कहीं से आंसर जो है आपका मिल जाता है, तो उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब आप देखिए व्हाट लेसन ऑफ लाइफ डू वी लर्न फ्रॉम रिवर। अब देखिए हमें अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब हमने ये देखा यहाँ पे रिवर लिखा हुआ है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिवर क्वेश्चन में कहाँ रिवर की बात की गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिवर की बात हो रही है, और यहाँ पे आपने देखा ये यहाँ पे रिवर की बात हो रही है ना, यहाँ पे से, तो ये देख रही है आप रिवर है यहाँ पे, ये आपका है ये ठीक है, ये उस कंडीशन में है जब आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इतना जो है लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा तो आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर। अब आप देखिए आपको हिंदी मीनिंग भी इसकी समझ में नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है। अब यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर देखा, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है आपका कहीं पर ही डिजास्टर्स आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, ये हम चलिए इसे ढूंढते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजास्टर्स यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए। इसे लिखिए, इसे लिखिए, इसे लिखिए, इसे आप लिखिए। ओके, तो यहाँ पे आप लिखना, अगर लिखिए, अगर आप नीचे को भी ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो है एग्जामिनर आपकी जब कॉपी चेक करेगा तो आपको नंबर देगा और आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार आपने देखा ना, आराम से आप जो है कर सकते हैं इसे, और आपको जो है क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अनसीन पैसेज को आप पहले कर लीजिए, ठीक है। 9th और 10th में क्या होता है आपका फैक्चुअल और डिस्कर्सिव पैसेज आते हैं, ठीक है। फैक्चुअल और डिस्कर्सिव दो पैसेज आपके आएंगे, तो दो पैसेज में से जो है आपको, आप अगर अनसीन पैसेज देखते हैं ए सेक्शन ए रीडिंग में, ये जो अनसीन पैसेज है, तो आपको क्वेश्चन नहीं, आप जो रीडिंग करते हैं उस रीडिंग में आपका टाइम वेस्ट होता है। आप टाइम वेस्ट ना करके सीधे क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए। और उन बच्चों के लिए जिन्हें हिंदी मीनिंग समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए मैंने ये जो है इजी मेथड बता दिया है कि आपको क्या करना है, जो आपने मिथोलॉजिकल देखा है, देख रहे हो आप, तो वहाँ से आपको सर्च करने लग जाना है, और आपको जहाँ मिथोलॉजिकल लिख रहा है वहाँ पे से आपको लिखना शुरू कर देना है। ओके, तो ये आपके लिए इजी मेथड है, इससे जो है आपके क्वेश्चन छूटेंगे भी नहीं और आपको जो है नंबर भी मिलेंगे। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब यहाँ पे है फाइंड अ वर्ड इन पैरा विच वन विच मीन्स द सेम एज गॉड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पैरा 1। ओके, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो है एक करेक्ट जो है आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पैरा 1 में जाइए। ओके, आप देख रहे हैं कि ये आपका पैरा 1 है, तो आप अगर एक टिक करना चाहते हैं, आपको आ रहा है ओके, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से पैरा 1 में जाके भी ये लिख के आप देख सकते हैं और यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। ये आपका पैरा है और गॉड्स आपको जो है दिया गया है, तो गॉड्स का आपका सेम मीनिंग आपको बताना है, तो यही कहीं पैरा 1 में आपका ये मीनिंग छिपा हुआ है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, अब आप देख रहे हैं कि आपका जो सेकंड है ये पैरा 2 है, तो ऐसे ही आप जाइए पैरा 2 में और एग्जामिन का मीनिंग आप सर्च करिए, और आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको लिख भी सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको जो भी है मतलब नंबर जो है मिल जाएंगे। ओके, अगर आप एग्जैक्ट नहीं लिख पाते हो तो पैरा 3 ऐसा ही एंटोनियम, आप पैरा 3 में जाइए और वहाँ पे आप उस चीज़ को जो पैरा थर्ड है वो आप लिख दीजिए। ये है आपका एसिमिलेट, तो ऐसे ही आप जो है वहाँ पे पैराग्राफ 6 में जाइए और आप लिख दीजिए। ओके, ये तो बात हो गई जो बच्चे नहीं कर पाते उनके लिए वो कैसे करेंगे। अब देखिए ये सभी के लिए है कि अगर आप जो है, आपको जो टाइम जो है आपका वेस्ट ना हो, इसलिए आप क्या है डायरेक्ट
आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जो है आंसर सर्च करना शुरू कर देंगे। जहाँ पे आपको आंसर मिलता है वहाँ आपने अपना आंसर लिखा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। ओके, लेकिन अगर आपकी स्पीड तेज़ है, आप कर लेते हैं, तो आप जो है पैसेज को पढ़ भी सकते हैं। चलिए इसको पैसेज को पढ़ना हम शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, अनसीन पैसेज, लर्न फ्रॉम सराउंडिंग। अनसीन पैसेज यानी जो आपने कभी नहीं देखे हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपकी जो चैप्टर है ना उसमें स्टोरी होती है। जब आप 7th-8th क्लास में भी होते हो तो आपने देखा है चैप्टर है, स्टोरी होती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, ट्रू फॉल्स दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं। तो आप क्या करते हो, उस चैप्टर में से तो आप ढूंढते हैं ना, उस क्वेश्चन के आंसर आप उस चैप्टर में से ढूंढते हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी उसमें से आप ढूंढते हो, ट्रू फॉल्स भी आप उसमें से ढूंढते हो, ठीक है। जब आप उसमें से ढूंढते हो उसके बाद आपको आंसर लिखना होता है। तो सेम ये भी ऐसा ही है, ठीक है। ये फ़र्क ये है कि अगर ये आपको जो है वहाँ पे पेपर जब आपका मिलता है उस समय आपको करना पड़ता है। बट अगर आप घर पे प्रैक्टिस करें रीडिंग कम्प्रीहेंशन को, अगर आप जो है बार बार कोई चैप्टर को, मतलब जो भी आपके रीडिंग अनसीन पैसेज हैं उसको पढ़ लें, उसके क्वेश्चन के आंसर को कर लें, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाई चांस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है और आपको हिंदी मीनिंग भी नहीं आती है, तो आपको जो मैंने तरीका बताया आप वैसे कर लेना। ओके, चलिए इसे देखते हैं। ये है अनसीन पैसेज। ओके, और ज़्यादातर क्या होता है, जो करंट में जो चल रहा होता है ना, जैसे आप अभी 20 या 21 में पेपर आप देंगे तो उस टाइम पे जो चल रहा होगा, या अभी 20 में जो चल रहा होगा उसी से रिलेटेड आपके जो है पैसेज आते हैं। ओके, लर्न फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से सीखना। ओके, रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी पढ़ना है, पढ़ के समझना है। ड्यूरिंग माई ग्रोइंग ईयर्स माई सिबलिंग्स एंड आई वर टॉट बोथ एट होम एंड स्कूल टू वर्शिप द फोटोज एंड आइडोल्स ऑफ द डेटीज ऑफ आवर रेस्पेक्टिव रिलीजन। ओके, डेटीज का मतलब होता है देवी देवता। ओके, अब इसमें ऑथर कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगे तो मुझे और मेरे जो भाई बहन थे उनको घर पे भी और स्कूल में भी ये सिखाया जाता था कि जो हमारे अपने धर्म के देवी देवता हैं, देवी देवताओं की मूर्ति जो है और उनकी जो फोटोज़ हैं उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। ओके, रेस्पेक्टिव मीन निजी होता है और रिलीजन मालूम है आपको कि जो हमारा धर्म होता है। ओके, ठीक है, होता है ना घर पे भी जब बच्चे 3-4 साल के, 2.5-3 साल के होते हैं तो उनको जो है घर पे भी ये बताया जाता है और स्कूल में भी ये बताया जाता है कि अपने धर्म के जो देवी देवता हैं उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। कहते हैं ना आपके पेरेंट्स भी। व्हेन वी ग्रू अ लिटिल ओल्डर वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू स्क्रिप्चर लाइक द भगवद गीता, बाइबल, कुरान। वी वर टोल्ड दैट देयर आर अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दीज होली बुक्स। अब थोड़ा और आप बड़े होने लगते हो तो आपका परिचय जो है धर्म ग्रंथ की जो चीज़ें उनसे कराया जाता है। जैसे भगवद गीता की किताब है, बाइबल, कुरान, इन चीज़ों से आपका परिचय कराया जाता है और आपको बताया भी जाता है कि ये जो है हमारी पवित्र बुक है और इनसे हम जो है जीवन का काफ़ी जीवन के पाठ हम सीख सकते हैं। ओके, वी वर देन इंट्रोड्यूस्ड टू मिथोलॉजिकल स्टोरी थ्रू विच वी लर्नड अबाउट इथिक्स एंड मॉरलिटी। फिर क्या होता है, आपको पौराणिक कथाओं से आपका परिचय कराया जाता है जिसके थ्रू आप जो है इथिक्स और मॉरलिटी सीखते हैं। सदाचार और नैतिकता के बारे में आपको सिखाया जाता है पौराणिक कथाओं द्वारा। ओके, इथिक्स मीन आपका जो है सदाचार है और मॉरलिटी मीन आपका नैतिकता है। ओके, आई ऑल्सो लर्न टू बी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड माई पेरेंट्स हु मेड माई लाइफ कंफर्टेबल विद देयर लव एंड सेक्रीफाइस एंड माई टीचर्स हु गाइडेड मी टू बिकम अ गुड स्टूडेंट एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ओके, और फिर जो है जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि मुझे ये भी सिखाया जाता है कि मुझे अपने जो माता पिता हैं जो जिन्होंने मेरा जीवन इतना आरामदायक बनाया है अपने प्यार से, अपने त्याग से, और जो मेरी टीचर हैं जो कि मुझे एक अच्छा स्टूडेंट जो है बनाती हैं और एक जिम्मेदार नागरिक जिन्होंने मुझे बनाया है, तो उनके प्रति क्या है मुझे आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ओके, मच लेटर इन लाइफ आई रियलाइज दैट दो we learn much from our respective scripture there is a lot to learn from our surrounding। और बाद में जो है मुझे महसूस भी होता है कि जो हमारे ये निजी धर्म ग्रंथ हैं इनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। ओके, और ऐसे ही जो है हम जो है अपने आसपास की चीज़ों से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। ओके, दिस रियलाइजेशन dawned upon me when I learned to inquire and explore। अब ये कब उनको महसूस होता है जब उन्होंने पता लगाना और छानबीन करना जो है सीख लिया होता है। ओके, इंक्वायर मीन
पता लगाना, और एक्सप्लोर मीन छानबीन करना होता है। ओके, एवरीथिंग अराउंड अस, सन, मून, स्टार, रेन, रिवर, स्टोन, रॉक्स, बर्ड, प्लांट्स एंड एनिमल टीच अस मैनी वैल्यूएबल लाइफ लेसन। हर चीज़ जो हमारे चारों तरफ है, जैसे सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, बारिश है, नदी है, पत्थर है, चट्टाने हैं, चिड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, वो क्या है, हमें जो है हमारा जो है हमें जीवन का जो है काफ़ी जो वैल्यूएबल पार्ट होता है वो हमें सिखाती हैं। ओके, नो वंडर डेट बिसाइड द स्क्रिप्चर इन मैनी कल्चर नेचर इज ऑल्सो वर्शिप्ड। अब हम जब कह रहे हैं कि जो है हम अपनी सराउंडिंग से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो अगर हम ये कहें, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हमें जो स्क्रिप्चर, अपने धर्म ग्रंथ, अपने कल्चर, उनकी तो हम जो है पूजा करते ही हैं, उनका जो है मान सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि जो हमारी प्रकृति है हमें उसकी भी पूजा करनी चाहिए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओके, द मैसेज डेट इज ट्रांसमिटेड इज डेट ऑफ मेंटेनिंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। और इससे क्या मैसेज निकलता है? ट्रांसमिटेड मीन होता है प्रसारित होना और देना। ओके, तो इस हमें क्या मैसेज देता है कि हमें इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए। ओके, पीपल आर टॉट टू लिव in harmony with nature and recognize that divinity is there everywhere। जो लोग हैं उनको सिखाया जाता है कि उन्हें जो है प्रकृति से तालमेल बनाए रखना चाहिए, और उन्हें जो है हर जगह जो उनकी डिविनिटी है उसको उन्हें पहचानना चाहिए। ओके, डिविनिटी मतलब धर्म विज्ञान या फिर देवता। ओके, तो जो भी हमारे चारों तरफ जो धर्म विज्ञान है हमें उसे पहचानना चाहिए और नेचर से हमें तालमेल बनाए रखना चाहिए। नेचर इज अ ग्रेट टीचर, अ रिवर नेवर स्टॉप flowing if it find an obstruction in the form of a heavy rock, the river water fights to remove it from its path or find an alternative path to move ahead। okay, नेचर जो है हमारी ग्रेट टीचर है। ओके, अ रिवर नेवर स्टॉप फ्लोइंग, एक नदी जो है बहना नहीं छोड़ती है। अगर उससे जो है उसके वहाँ जो उसके सामने अगर कोई भारी चट्टान भी आ जाए ना, उसके सामने कोई मुसीबत भी आ जाए, तो नदी क्या होती है, या तो उस चट्टान को वहाँ पे से हटाने की कोशिश करती है या फिर कोई और ऑप्शन ढूंढ लेती है अपना आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो हाँ, इस प्रकार क्या है, नदी कभी भी चाहे कितनी मुसीबत आ जाए वो रुकती नहीं है, वो चलती जाती है। ओके, दिस टीचर्स अस नॉट ओनली टू बी नर्चरिंग बट ऑल्सो टू बी प्रोग्रेसिव इन लाइफ, कीपिंग द फाइटिंग स्पिरिट अलाइव। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि ये चीज़ हमें क्या सिखा रही है, सिर्फ हमें जो है नर्चरिंग ही नहीं होना है बल्कि हमें जीवन में अपनी जो है आगे भी बढ़ना है, ये हमें ये सिखा रहा है। ओके, वी लर्न अ लॉट इन नेचर्स लैब बट आर अनविलिंगली टू कंप्रेंड इट। देखा जाए तो हम जो है प्रकृति की गोद में रह के काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे समझना नहीं चाहते। रादर देन बीइंग कॉन्सिडरेट टू अवर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट, वी आर बीइंग सेंसलेसली इनसेंसिटिव। हम अपने जो हमारी चारों तरफ जो हमारा पर्यावरण है उसको हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरकम विद ग्रीड वी आर डिस्ट्रॉइंग नेचर, द एक्सटेंट ऑफ विच इज सो प्रोफाउंड दैट वी आर फ्रीक्वेंटली फेसिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। अब क्या हो रहा है कि हम लालच में आते जा रहे हैं, और लालच के कारण क्या हो रहा है, जो हम प्रकृति है उसका जो है हम उसको हम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, उसे हम नष्ट कर दे रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है कि जो हमें प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, जैसे सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है और भूस्खलन हो जाता है। ठीक है, वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट नेचर इज एंग्री विद अस। हमें सब पता है, फिर भी हम लोग जो है इस बात से इनकार कर रहे हैं कि नेचर जो है हमसे एंग्री है। ओके, वी फॉरगेट दैट, हम इस बात से, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, इनकार कर रहे हैं कि जो प्रकृति है वो हमसे नाराज है। वी फॉरगेट दैट इफ़ द डैम ऑफ पेशेंस बर्स्ट द रिजल्ट इज डिस्ट्रक्शन। हम ये भी भूल जाते हैं अगर सब्र का बांध टूट जाए तो रिजल्ट क्या होगा, तो परिणाम क्या होगा, विनाशी होगा। अगर किसी के सब्र का बांध टूट जाता है ना, तो उसका परिणाम क्या है, विनाशी तो होना है। However, it is never too late to learn. If we imbibe the life-giving and nurturing aspect of Mother Nature, the quality of our life will improve dramatically. Imbibe mean होता है आत्मसात करना। ओके, हालांकि अभी देर नहीं हुई है, हमें जो है जो ये लाइफ गिविंग है उससे आत्मसात कर लेना चाहिए, और हमें जो है मदर नेचर को नर्चरिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, हमें जो है अभी भी टाइम है, अभी भी जो समय है, हमें क्या है अपने जो प्रकृति है उससे तालमेल हमें बनाए रखना
रखना चाहिए और उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन जो है ड्रामेटिकली हमारे जीवन की जो क्वालिटी है वो खुद ब खुद उसमें सुधार आ जाएगा। ओके, अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये है आपका व्हाट डू द मिथोलॉजिकल स्टोरीज टीचर्स। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि आप चाहो तो अनसीन पैसेज, अगर आपके पास टाइम है अनसीन पैसेज पढ़ के समझ के आप क्वेश्चन पढ़ के फिर उससे आंसर लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। और जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है लॉजिकल की क्या मीनिंग है, तो वो जैसा मैंने अभी बताया आपको, जहाँ पे आपको मिथोलॉजिकल दिखता है वहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए। वो मैंने आपको बताया वैसा आप करिए, ठीक है। और आप जैसे ये आपका पैरा है, पैरा में भी अगर आपको सही जो है नहीं आ पा रहा है तो आप पूरा पैरा 1 लिख दीजिए, उसमें से एक आपका जो है सही होगा तो उसको जो है एग्जामिनर टिक करेंगे और उसमें आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू द मिथोलॉजिकल स्टोरीज टीचर्स। तो मिथोलॉजिकल स्टोरीज यानी पौराणिक कथाएं हमें क्या सिखाती है, ठीक है। अब आप आंसर करेंगे जहाँ पे आपने वहाँ पे देखा ना मिथोलॉजिकल स्टोरीज, आपने यहाँ पे देखा है ये आपका है मिथोलॉजिकल स्टोरीज, यहाँ से आपका इतना है, ठीक है। आप ये लिखते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट आंसर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, मिथोलॉजिकल स्टोरीज टीच अस टू बी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स टीचर, ठीक है। आप ऐसे करके आप लिख सकते हैं। वहाँ से आपने क्वेश्चन से लिखा मिथोलॉजिकल स्टोरीज टीचर्स टू बी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। टीचर्स पेरेंट्स, ये आप लिख सकते हैं पेरेंट्स, एंड बिकम, यहाँ पे आपने लिखा बिकम गुड स्टूडेंट एंड सिटीजन। ओके, आप इतना आंसर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मिथोलॉजिकल स्टोरीज टीचर्स टू बी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड टीचर्स पेरेंट्स एंड बिकम गुड स्टूडेंट एंड सिटीजन, ऐसे आप लिख सकते हैं। और जो मैंने आपको पहला जो तरीका बताया, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो आप उस टाइप से लिखिए। ओके, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय द राइटर अबाउट नेचर। नेचर के द्वारा क्या संदेश दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको कहीं पर ही मैसेज आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आप स्टॉप हो जाइए। यहाँ पे जैसे आपका है द मैसेज गिवन बाय द राइटर, ओके, अबाउट नेचर इज डैट वी शुड मेंटेन, आपका यहाँ पे है वी शुड मेंटेन इकोलॉजिकल, ओके, एंड environmental बैलेंस, ओके, ये है, एंड लिव इन हार्मनी विद नेचर, ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आपने देखा इस टाइप से आप आंसर लिखेंगे। एग्जैक्ट आंसर आपने ढूंढा और एग्जैक्ट आंसर आपने लिख दिया, ठीक है। अगर बिल्कुल आपको नहीं आता है जो पहले तरीका बताया है आप उससे उस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपका है व्हाट लेसन ऑफ लाइफ डू वी लर्न फ्रॉम रिवर्स। अब क्या है कि नदी हमें क्या पाठ, जीवन का क्या पाठ हमें नदी सिखाती है, ओके। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देखेंगे, इधर से आपका आंसर है जहाँ से नदी का आपका दिखाया था, तो आप लिखेंगे द लेसन वी लर्न फ्रॉम रिवर इज टू बी प्रोग्रेसिव इन लाइफ कीपिंग द फाइटिंग स्पिरिट अलाइव, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, यानी जो तेजी से प्राकृतिक आपदाएं होती है ना उनका कारण क्या है। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे कॉजेज क्वेश्चन पूछा है, तो आप कॉजेज ढूंढ के आपको कॉजेज ही लिखना है, ओके। और वो जो मैंने आपको पहले बताया है कि आप इतना लिख सकते हैं, वो उस कंडीशन में है जैसे आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप उस टाइप से लिख सकते हैं, ओके। जैसे आपको आता है तो फिर आप इस टाइप से लिखिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे वैसे लिखते हैं तो उन्हें अच्छे नंबर मिल जाते हैं, और जिन बच्चों को आता है वो रह जाते हैं, ऐसा भी होता है आपका जो पैसेज है उसमें। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे है अवर ग्रीड, ये है ना आपका अवर ग्रीड टू डिस्ट्रॉय, यहाँ पे आपका है टू डिस्ट्रॉय नेचर, ओके। सो रिजल्ट इन ग्रेट नेचुरल डिजास्टर, ये आपका है रिजल्ट इन ग्रेट नेचुरल
रिजल्ट इन ग्रेट नेचुरल डाइसेस्टर लाइक ड्राउट्स, ये आपका है। ओके, फ्लड एंड लैंडस्लाइड, ये आपका आंसर है यहाँ पे से यहाँ पे तक। ओके, ऐसे आप आंसर जो है लिखेंगे। ओके, अब आप देखिए अगला क्या है। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए और इसी टाइप से आपके पेपर में भी आने हैं। ओके, 9th-10th क्लास का जो है ऐसे ही आपका जो है पेपर भी आता है। सेक्शन ए में जो रीडिंग होगा वो इसी टाइप से आएगा और फैक्चुअल और डिस्कर्सिव पैसेज आएगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे है फाइंड अ वर्ड इन पैरा 1 विच मीन द सेम एज गॉड। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो फाइंड अ वर्ड इन पैरा 1 विच मीन द सेम एज गॉड। अब देखिए आपको पैराग्राफ 1 पढ़ना है और गॉड का जो सेम मीनिंग है वो आपको निकालना है। यहाँ पे वर्शिप, एथिक्स, डेटीज, स्क्रिप्चर्स दे रखा ना, तो आपको जैसे कि मैंने कहा डेटीज मीन देवी देवता होता है, तो गॉड का ये सेम मीनिंग है, तो यहाँ पे जो है आपका डेट इज सही आंसर है। ओके, विच वर्ड इन पैरा 2 मीन द सेम एज एग्जामिन का आपको जैसे कि मैंने कहा था ना छानबीन करना, तो ये जो है आपका एक्सप्लोर मीन छानबीन करना होता है, तो इसकी सेम मीनिंग यानी एग्जामिन मीन भी छानबीन करना होता है, तो उसकी सेम मीनिंग जो है एक्सप्लोर मीन भी छानबीन करना होता है। ओके, पैरा 3 में से आपको एंटोनियम ढूंढना था रिसीव्ड, तो इसका जो है ये आपका आपने देना इसकी मीनिंग थी ट्रांसमिटेड, तो ये आपका जो है एंटोनियम है। ओके, और फिर आपका था पैरा 6 में से जिसका मीन सेम हो एसिमिलेट। एसिमिलेट मीन भी आपका जो है आत्मसात करना होता है, और जो इम्बाइब होता है उसका मतलब भी आत्मसात करना होता है। ओके, तो सेम मीनिंग आपको बतानी थी, सेम मीनिंग का मतलब वही मीनिंग होनी चाहिए। एसिमिलेट मीन भी आत्मसात करना और इम्बाइब मीन भी आत्मसात करना है, तो ये इसकी मीनिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए आप इसको अगर यहाँ पे देखेंगे पैरा में तो आप कैसे देखेंगे। पैरा 1 आपका है ड्यूरिंग माई ग्रोइंग ईयर्स माई सिबलिंग एंड आई वर टॉट बोथ एट होम एंड स्कूल टू वर्शिप द फोटोज एंड आइडोल्स ऑफ द डेटीज ऑफ अवर रेस्पेक्टिव। थोड़ा सा आप इसकी मीनिंग को भी समझने की कोशिश करिए। अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा तो जैसे यहाँ पे लिखा ना टू वर्शिप द फोटोज, तो जैसे गॉड का मीन बताने को कहा है, तो कोई इसमें टफ वर्ड आपको दिखे तो उसी को आप समझ लीजिए कि वही इसकी मीनिंग है। ओके, टू वर्शिप द फोटोज लिखा है ना यहाँ पे एंड आइडल्स ऑफ द डेटीज ऑफ आवर रेस्पेक्टिव रिलीजन, तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा डेटीज अलग दिख रहा है, तो हमें समझ लेना है कि यही जो है हमारा आंसर होगा। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्या था, ये देखिए नेक्स्ट आपका जो था पैरा सेकेंड कहा था एग्जामिन। अब हम देखिए पैरा सेकेंड हम देखते हैं, हमारा ये पैरा फर्स्ट यहाँ से यहाँ पे तक हमारा जो है पैरा फर्स्ट है। ओके, अब यहाँ पे हमारा पैरा सेकेंड है, ये देखिए यहाँ से देखते हैं मच लेटर इन लाइफ आई रियलाइज डेट दो वी लर्न मच फ्रॉम आवर रेस्पेक्टिव स्क्रिप्चर देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम आवर सराउंडिंग दिस रियलाइजेशन डॉन्ड अपॉन मी व्हेन आई लर्न टू इंक्वायर एंड एक्सप्लोर। अब यहाँ पे आपने देखा ना इंक्वायर एंड एक्सप्लोर है, तो सेकेंड जो है आपका एक्सप्लोर, ये छानबीन करना इसका मतलब भी है और उसका मतलब भी है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पे से आप ढूंढना, और जो थोड़ा सा टफ टाइप से वर्ड लगे तो समझ लेना कि वही जो है आपका इसका जो है मीनिंग है। ओके, और जिसको नहीं आ रहा है तो वो देख लीजिए, आप इसको पूरा पैरा उतार के भी रख सकते हैं। ठीक है, पूरा पैरा भी आप लिख सकते हैं, तो इससे भी जो है आपका जहाँ पे आंसर मिलेगा तो वो एग्जामिनर वहाँ पे टिक करके आपको मार्क्स दे देंगे। ओके, अब आपका नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका था यहाँ पे फाइंड अ वर्ड इन पैरा 3। देखिए इसमें पैरा 3 में अब देखिए यहाँ पे सेम मीनिंग पूछी है ऊपर तो ना, लेकिन यहाँ पे एंटोनियम, कभी कभी क्या होता है आपका सिनोनियम भी पूछ देते हैं और एंटोनियम भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो रिसीप्ट का यानी जो एंटोनियम है, एंटोनियम आप जानते हैं कि विलोम होता है और सिनोनियम पर्यायवाची, तो एंटोनियम यहाँ पे पूछा है। अब हमें पैरा थर्ड में जाना है, सीधे आप पैरा थर्ड में जाइए। पैरा थर्ड आपका कहाँ पे, ये आपका फर्स्ट पैरा था, देन ये सेकंड, ये थर्ड पैरा है। आप देख रहे हैं नो वंडर डेट बिसाइड द स्क्रिप्चर इन मैनी कल्चर नेचर इज ऑल्सो वर्शिप द मैसेज डेट इज। अब यहाँ पे आपने देखा द मैसेज डेट इज ट्रांसमिटेड, थोड़ा सा आप इसे समझने की कोशिश करिए, वहाँ रिसीव्ड का है और यहाँ द मैसेज डेट इज ट्रांसमिटेड का है, तो इट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ डिफरेंट सा वर्ड जो है ट्रांसमिटेड ही है, तो ट्रांसमिटेड आप लिख सकते हैं इसे। ओके, ये आपका हो गया थर्ड पैरा। देन फोर्थ एंड
5th एंड 6th। अब आपसे बोला है 6th पैरा में, आपको बोला था ना यहाँ पे 6th पैरा, कि 6th पैरा में जिसकी सेम मीनिंग हो, एसिमिलेट मीनिंग हो। ये देखिए आपका 6th पैरा है यहाँ पे, और यहाँ पे हाउएवर इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न इफ़ वी इम्बाई द लाइफ गिविंग। अब देखिए इम्बाई, तो आपको यहाँ पे से अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा जिसका जो थोड़ा सा टफ होगा वही जो है आपका आंसर होगा। इम्बाई यहाँ पे लिखा है ना, द लाइफ गिविंग एंड नर्चरिंग एस्पेक्ट ऑफ मदर नेचर द क्वालिटी। तो ये जो इम्बाई है ये आपका जो है इसका आंसर है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो थैंक्स मैम कमेंट में लिख के भेजिए। ओके, ये आपके आंसर है। देन देखिए नेक्स्ट चैप में आपका जो पैसेज है, ये जो आपका पहले मैं अभी बता रही थी ये फैक्चुअल पैसेज है आपका। अब ये आपका डिस्कसिव पैसेज है, ठीक है। इसमें क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए कहीं कहीं आपके पैसेज थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, और इसमें क्या होता है ना, साइंस टाइप के इस टाइप से भी जो है आपके पैसेज आते हैं, जैसे साइंस से रिलेटेड कुछ आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइटर कंसर्न इन दिस पैसेज। तो इसमें कह रहा है कि मतलब राइटर की जो ये पैसेज है ना, इसमें राइटर ने क्या चिंता जताई है, तो वो आपसे पूछा है। और अगले क्वेश्चन में व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट मेंटेनिंग पंक्चुअलिटी इन आवर वर्क। तो देखिए यहाँ पे पंक्चुअलिटी कह रहा है, इट मीन्स इससे हमें पता चला है कि शायद किसी पंक्चुअलिटी के बारे में ये पैसेज है। तो कह रहा है कि अगर आप अपने काम में जो है पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। गिव सम एग्जांपल टू शो द लैक ऑफ पंक्चुअलिटी हैज कॉज ट्रबल एंड वरी। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कुछ एग्जांपल आपको इसमें से जो है लिख के बताने हैं कि पंक्चुअलिटी की कमी, अगर पंक्चुअलिटी की कमी हो तो क्या मुसीबतें आती हैं और क्या चिंताएं हो सकती है, तो उसके एग्जांपल आपको बताने। फिर है हाउ डिड द ग्रेट वर्ल्ड लीडर अचीव फेम एंड सक्सेस इन दियर लाइफ। जो ग्रेट वर्ल्ड लीडर थे ना, उन्होंने कैसे फेम और कैसे प्रसिद्धि और सफलता अपने जीवन में पाई, ये आपको बताना है। यहाँ पे फिर आपका है वही आपका है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग पैसेज को आपको पढ़ के आंसर देने हैं इनके। तो यहाँ पे लिखा है डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन पर्सन होता है ना उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपने यहाँ पे बताना है। फिर इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन यू विल, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपको क्या परेशानी होगी, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे पूछा है वी आर नॉट बॉर्न विद द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। हम जो है पंक्चुअलिटी के गुण के साथ तो पैदा नहीं हुए, तो ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे गिव वन वर्ड फॉर टू कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच। कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच पैरा 5 में यहाँ पे है, तो कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच मतलब कड़ी निगरानी रखना, चौकसी करना। तो उसके लिए जो है एक वर्ड देना है आपको, ठीक है, एक वर्ड ये देना है आपको पैरा 5 से। तो आप देख रहे हैं ये आपके क्वेश्चन है और आपको आंसर देने, थोड़ा सा इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें डिफरेंट भी दिखेंगी, तो उस टाइप से आपको आंसर देना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेट वैल्यूज ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव डिसिप्लिन टू लाइफ, यू हैव टू गेट अप इन टाइम। देखिए जो एक जो पंक्चुअलिटी की जो ग्रेट वैल्यू है ना, वो क्या है, मतलब हमें जो है जीवन में डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन में रखना सिखाता है। ओके, वी हैव टू गेट अप इन टाइम, इससे क्या होता है, अगर हम पंक्चुअल रहेंगे ना तो हम टाइम पे उठना सीख जाते हैं। वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, सही समय पे हम चीज़ों को करते भी हैं। वी ऑल दीज इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, कुछ त्याग हमें करना ही पड़ता है। जैसे क्या त्याग करना पड़ता है, जैसे हमारा जो आलस्य हमें उसे त्यागना होता है ना। इट डिस्पेल्स लेजीनेस एंड रिमूव्स आवर टेक इट इजी एटीट्यूड। जैसे हमें कोई कुछ काम कहता है ना, हम बोलते हैं कि अरे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेक इट ईजी, ऐसा बोल देते हैं ना। लेकिन ये सब चीज़ें जो है हमें त्यागनी पड़ेगी। हम अगर अपना जो आलस्य है उसे त्यागेंगे और हम ये टेक इट ईजी का जो हमारा एटीट्यूड है हम उसे हटा देंगे और अपना काम जो है टाइम पे करेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, तो उससे हमें फ़ायदा ही होगा। अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट रिकॉग्निजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेशन। एक जो डिसिप्लिन, अगर जो व्यक्ति डिसिप्लिन पे रहता है ना, वो हमेशा जो है उसकी जो है समाज में पहचान भी होती है और वो समाज में स्वीकार भी किया जाता है। ओके, ही इज वांटेड एंड अप्रिशिएटेड, वह जो है उसको सब लोग जो है पसंद करते हैं और उसकी की जो है तारीफ़ करते हैं। देयरफॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपल। तो इससे हमें ये भी लगता है जो पंक्चुअलिटी है ना, वो हमको जो है
सामाजिक रूप से जो है लोग भी हमें स्वीकार करते हैं पंक्चुअलिटी, अगर हम पंक्चुअल रहेंगे तो। और दूसरा पैराग्राफ क्या है, अनदर सिग्निफिकेंट मेरिट ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट प्रोवाइड एम्पल टाइम टू डू आवर वर्क करेक्टली एंड प्रॉपरली। और दूसरा क्या है इसका फ़ायदा है कि जो है हम अपना जो काम है ना उसको टाइम से अगर हमने कर लिया तो हमारा सही भी रहेगा और प्रॉपर ढंग से भी होगा। डूइंग थिंग्स हरीडली और हैफाजार्डली कैन हैव डिस्ट्रेस। अगर हम चीज़ों को जो है जल्दबाजी में करेंगे ना और लापरवाही से करेंगे तो उसका क्या है, नुकसान ही होगा ना, डिस्ट्रेस ही करेगी वो हमें, जो है उसके जो है गलत परिणाम ही निकलेंगे। व्हेन वी डू थिंग्स इन टाइम देयर इज एवरी चांस दैट दे एंड अप एज फाइन वर्क्स। अगर हम चीज़ों को जो है टाइम से करेंगे तो हमारे पास ये चांस भी हो सकता है कि अंत में जो है हमें हमारा जो है वो काम, अगर कुछ उसमें जो है हमें ना, अगर हम कोई काम करते हैं उसमें थोड़ा कुछ गलत सही हो रहा है तो उसे हम जो है सही करने का भी हमें मौका मिल जाता है। द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की टू सक्सेस। तो जो पंक्चुअलिटी का गुण है उसे हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार सफलता की कुंजी भी हम बोल सकते हैं। ओके, लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस। ये जो ग्रेट वर्ल्ड लीडर हैं उन्हें देखिए जिन्होंने क्या है जो प्रसिद्धि और सफलता पाई है। पंक्चुअलिटी वॉज देयर हॉलमार्क। तो पंक्चुअलिटी जो है उनका हॉलमार्क था। ओके, दे केप्ट देयर प्रोमिसेस, क्यों, वो अपना वादा जो है पूरा करते थे। पंक्चुअलिटी इज अ वर्च्यू दैट इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। पंक्चुअलिटी एक ऐसा गुण है जिसको हर किसी के द्वारा जो है अप्रिशिएट किया जाता है। वॉशिंगटन वंस टूक हिज secretary to task for being late. The secretary laid the blame upon his watch. Washington reported, then sir, either you must get a new watch or I must get a new secretary. People like them are ideals whom we should follow in earnest. अब जो वॉशिंगटन है ना, एक बार क्या हुआ, इनकी जो सेक्रेटरी थे उनको लेट हो गई थी आने में। तो जब इन्होंने उनसे कारण पूछा तो सेक्रेटरी ने जो था ब्लेम वॉच पे लगा दिया कि मतलब घड़ी के कारण ये हुआ है करके। तो वॉशिंगटन ने इनसे बोला, तो सर ऐसा करिए, आप या तो अपनी घड़ी बदल लीजिए या फिर मैं जो है मुझे जो है फिर जाहिर सी बात है मुझे अपना सेक्रेटरी बदलना पड़ेगा। ओके, तो मुझे अपना जो सेक्रेटरी है वो नया रखना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ये जो है एक आइडल्स हैं, आदर्श हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं। व्हेन इंडिविजुअल्स आर नॉट पंक्चुअल दे कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू अदर। जो पंक्चुअल नहीं होता है तो वो क्या होता है, दूसरों के लिए भी परेशानी पैदा करता है ना। पीपल हैव टू वेट फॉर देम एंड वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम। क्या होता है, लोगों को उनका इंतजार करना पड़ता है और जो वो लोग हैं उनका टाइम भी बर्बाद होता है। वांट ऑफ पंक्चुअलिटी रिवेल्स वांट ऑफ कल्चर एंड इज डिसकर्टियस टू द पर्सन वी फेल। अनपंक्चुअलिटी इनवाइट ट्रबल एंड वरी। ओके, अगर आप पंक्चुअल रहेंगे तो उससे क्या होता है, आपको जो है पंक्चुअल रहने में जो है आपको फ़ायदा ही होता है। ठीक है, अगर अनपंक्चुअल रहेंगे तो उसमें आपका भी नुकसान है और दूसरे का भी नुकसान है। ओके, हाँ, व्हेन इंडिविजुअल आर नॉट पंक्चुअल। अनपंक्चुअलिटी क्या होती है, अनपंक्चुअलिटी जो है मुसीबत लाती है और चिंताएं लाती है। हिस्ट्री भी इन केसेस से भरी है। अगर हम देखें तो विच सोच्ड, इसमें भी दिखाया है कि जो पंक्चुअलिटी की कमी है वो जो है उनको हार का सामना करना पड़ता है उसकी वजह से। और उन्होंने क्या है अपनी किंगडम खो दिए और अपनी जो उनकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो उन्होंने खो दी थी। इट इज़ सैड डैट नेपोलियन लॉस्ट द बैटल। ऐसा भी कहा जाता है कि वाटरलू में जो नेपोलियन थे उन्होंने अपना बैटल किस कारण खो दिया था 1815 में, क्योंकि उनका एक जनरल जो था वो लेट आया था। ओके, मैनी पीपल लॉस्ट गुड, और बहुत से लोगों ने अपने जो है गुड अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी खो दिए। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़, जब वो अपॉइंटमेंट के लिए लेट पहुंचते हैं ना, अगर कोई दफ्तर में अगर ऑफिस में कोई जाता है वहाँ लेट पहुंचता है तो क्या होता है, अगर उसका जॉब का इंटरव्यू होता तो सबका इंटरव्यू हो जाता, तो उसका इंटरव्यू रह जाता और वो अपनी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी खो देता है। ऑल ऑफ अस आर नॉट बॉर्न विद द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। हालांकि हम सब जो है पंक्चुअलिटी के गुण के साथ पैदा नहीं हुए। वी हैव टू कल्टिवेट इट पेनिस्टिंगली, बल्कि हमें क्या है इसकी आदत हमें डालनी चाहिए। ओनली कंस्टेंट विजिल एंड प्रैक्टिस कैन इम्प्रेंट दिस वर्च्यू। केवल जो कंस्टेंट विजिल होगा ना, जो कंस्टेंट चौकसी होगी और जो प्रैक्टिस, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो वही जो है वर्च्यू को इम्प्लांट कर सकता है।
इट कॉल फॉर ग्रेट डील ऑफ सेक्रीफाइस, और इसमें क्या है, हमें थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना ही पड़ेगा। इट कॉल फॉर करेज टू रूट आउट लेजीनेस, हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो अपना आलसीपन है उसे हमें दूर फेंकना पड़ेगा, और जो हमारा ऐसा एटीट्यूड रहता है टेक इट ईजी, तो हमें उसे जो है हटाना पड़ेगा। इट डिमांड अ डिसिप्लिन लाइफ, इसमें जो है हमें एक डिसिप्लिन लाइफ की जो है डिमांड होती है इसकी। दिस इज़ वाई वेरी फ्यू इंडिविजुअल हैव द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी, तो यही कारण होता है कि कुछ ही लोगों में जो है पंक्चुअलिटी का गुण होता है। बट नो इफ इट फॉर सर्टेन डेट इज द इट इज़ द श्योरेस्ट वे टू सक्सेस, लेकिन अगर आप देखा जाए तो आप देखिए कि ये जो है एक अगर आप पंक्चुअल हो जाते हैं तो ये आपकी सफलता का भी रास्ता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, रीड द गिवन क्वेश्चन एंड आंसर इन अबाउट 30-40 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। व्हाट इज द राइटर्स कंसर्न इन दिस पैसेज, तो ये कह रहे हैं कि जो ये पैसेज है ना, इस पैसेज में राइटर्स का जो लेखक है उसकी क्या चिंता है, तो क्या चिंता है, इन दिस पैसेज द राइटर इंटेंड्स टू से दैट नो वन इज बॉर्न विद द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी बट वन हैज़ टू कल्टिवेट इट थ्रू कंस्टेंट विजिल एंड प्रैक्टिस। ओके, तो राइटर क्या कहता है इसमें कि उसका इरादा क्या है कहने का कि कोई भी जो है पंक्चुअलिटी के गुण के साथ पैदा नहीं हुआ है, लेकिन क्या है इसके आपको आदत डालनी पड़ेगी कंस्टेंट विजिल के साथ, चौकसी के साथ और प्रैक्टिस के साथ इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। ओके, आपने एक वर्ड यहाँ पे अभी देखा था तो यहीं से ये आंसर है। अब देखिए वैसे तो क्या है ना कि आपके जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है तो आपको यहीं कहीं पहला क्वेश्चन वो मिलेगा, यहाँ इधर आपको मिलेगा, और सेकंड मिलेगा तो बाद में ऐसे मिलेगा, मतलब इसी टाइप से अगर इसी टाइप से जो है आपके क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आगे पीछे भी दिए रहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए ऑल ऑफ अस आर नॉट बॉर्न विद द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी, वी हैव टू कल्टिवेट इट पेनिस्टिंगली, ओनली कंस्टेंट विजिल एंड प्रैक्टिस कैन इम्प्लांट दिस वर्च्यू। अगर आप ये भी लिखते हैं ना तो ये भी आपका जो है राइट आंसर होता है। ओके, तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं तो आप इसमें से देख के आप ये भी लिख सकते हैं कि द इन दिस पैसेज द राइटर इंटेंड टू से दैट नो वन इज बॉर्न विद द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी बट वन हैज़ टू कल्टिवेट इट थ्रू कंस्टेंट विजिल एंड प्रैक्टिस, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, जैसे आपने यहाँ पे से लिखा ये नो वन, आपने यहाँ पे लिखा नो वन इज बॉर्न विद द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी, ओके, बट वन टू कल्टिवेट हैज़ टू कल्टिवेट इट थ्रू, यहाँ से आप लिख सकते हैं थ्रू कंस्टेंट विजिल एंड प्रैक्टिस, ये ऐसे आप लिख सकते हैं। और अगर आप वैसे इसमें से देख के वैसे लिखें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइटर्स का जो कंसर्न था पंक्चुअलिटी के प्रति, जो उसकी चिंता थी वो बताना था, तो इसका आंसर आपका ये हो गया। ओके, इस पैसेज में जो था राइटर्स की चिंता आपको बतानी थी, तो पंक्चुअलिटी जो है उसकी चिंता है तो उसके बारे में उसने बताया है। लेकिन ये जो है एकदम से नहीं हो गया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और चौकस रहना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब ये आपका आंसर है। देखिए अब नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट मेंटेनिंग पंक्चुअलिटी इन योर वर्क। अगर आप अपने काम में पंक्चुअल नहीं रहते हैं, पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसके परिणाम क्या होंगे कह रहा। ओके, इफ़ पंक्चुअलिटी इज़ नॉट मेंटेन इन आवर वर्क, तो क्या होगा, अगर पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं करेंगे आप अपने काम में, इट इनवाइट्स ट्रबल एंड वरी, है ना, मुसीबत और चिंता ही मिलेंगी उससे। आप वी कैन नॉट डू आवर वर्क सक्सेसफुली, और जो सफलता से आप अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट इट हैज़ डिस्ट्रेस कॉन्सिक्वेंसेस, और इसका कारण क्या होगा, डिस्ट्रेस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वी लॉस अपॉर्चुनिटी, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएंगी ना उसको भी हम खो देंगे। एंड हैव टू सफ़र फॉर अनपंक्चुअलिटी इन द वर्क, और हम जो ये अनपंक्चुअलिटी रखते हैं तो इससे जो है हमें अपने काम में भी जो है हमें सफ़र करना पड़ेगा। ओके, ये इसका आंसर है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे आपको आंसर कहाँ मिलता है, ये देखिए, इफ पंक्चुअलिटी नॉन सर्टेन टू सक्सेस, ये देखिए यहाँ पे ना अनपंक्चुअलिटी, यहाँ पे से भी आप देख सकते हैं अनपंक्चुअलिटी इनवाइट्स ट्रबल एंड वरी। ओके, ये आप देख सकते हैं, उधर से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वी पंक्चुअलिटी रिवर्ट्स ऑल कल्चर एंड डिस्ट्रेस टू द पर्सन वी फील। ठीक है, इधर से भी आप इसका आंसर देख के लिख सकते हैं। ओके,
ओके, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख के देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि क्या परिणाम होंगे ना, अगर आप पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं करेंगे अपने काम में तो क्या परिणाम होंगे। तो यहाँ से आप इसके आंसर लिख के देख सकते हैं। अगर मेंटेन नहीं करेंगे आप ये, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, एक तो इनवाइट ट्रबल एंड वरी, इनवाइट करेंगे हम ट्रबल और वरी को, वी कैन नॉट डू आवर वर्क सक्सेसफुली, काम नहीं कर सकते हैं हम। और रिजल्ट क्या होगा, डिसेस्ट्रियस जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं, वो होंगे आपके। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि ये देखिए आप यहाँ पे इसमें से डिसेस्ट्रियस कॉन्सिक्वेंसेस ये आपका है, भी लॉस अपॉर्चुनिटीज़ हम खो देंगे, है ना, और सफ़र करेंगे अनपंक्चुअलिटी के कारण अपने काम में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब, लॉस गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें कहा है कि कुछ एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, जो दिखाता है पंक्चुअलिटी की कमी के कारण मुसीबत और चिंताएं जो दिखाता है, और आपको एग्जाम्पल देना है। तो आप आंसर लिखेंगे, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी कॉजेज ट्रबल एंड वरी। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर लाइक वॉशिंगटन, हिज सेक्रेटरी वॉज टेकन टू टेक फॉर बीइंग लेट, ही लॉस्ट हिज जॉब। अगेन नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1850 बिकॉज वन ऑफ हिज जनरल्स केम लेट। ओके, यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल दिए थे ना, ये आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, लुक ये इट कॉजेज सो वॉशिंगटन। ओके, हिस्ट्री इज फुल ऑफ केसेस। एक तो आपका यहाँ पे ये केस था वॉशिंगटन वाला, ये देखिए आप देख रहे हैं वॉशिंगटन वाला ये जो केस था ये आपका है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, एग्जाम्पल पूछे हमसे। ओके, तो यहाँ पे हमसे एग्जाम्पल पूछे हैं, तो ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सेक्रेटरी, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे भी लिख सकते हैं, सेक्रेटरी टू टास्क फॉर बीइंग लेट। सेक्रेटरी ये आपका है, ये वाला आप दे सकते हैं, सेक्रेटरी टू टास्क फॉर बीइंग लेट। ओके, लाइक वॉशिंगटन, हिज सेक्रेटरी वॉज टेकन टू टास्क फॉर बीइंग लेट, ही लॉस्ट हिज जॉब। ओके, हिज सेक्रेटरी was taken to task for being late, he lost his job, जॉब खो दी थी ना अपनी उसने। और आपका नेपोलियन ये वाला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसमें है नेपोलियन का एग्जाम्पल, नेपोलियन का एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 बिकॉज वन ऑफ हिज जनरल्स केम लेट। तो आपने ये देखे, ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, और इसने हमसे जो है क्वेश्चन क्या पूछा है ये आप देख लीजिए, इसने एग्जाम्पल ही पूछे हैं, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें से थोड़ा सा हिंट समझ लीजिए, एग्जाम्पल कहा है तो वहीं आप एग्जाम्पल ढूंढना शुरू कर दीजिए और वैसे ही आप लिख लीजिए। ओके, अब ये है क्वेश्चन डी, हाउ डिड द ग्रेट वर्ल्ड लीडर अचीव फेम एंड सक्सेस इन दियर लाइफ। ठीक, कि मतलब जो महान वर्ल्ड लीडर थे ना, जो संसार के लीडर थे, उन्होंने जो प्रसिद्धि और सफलता अपने जीवन में पाई थी वो कैसे पाई थी, आपको ये पूछ रहा है। तो आंसर है, द वर्ल्ड लीडर्स अचीव्ड फेम एंड सक्सेस इन दियर लाइफ बाय डिंट ऑफ पंक्चुअलिटी एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ओके, पंक्चुअल रहे थे वो और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उन्होंने रखा था, इस वजह से उन्होंने सफलता पाई थी, ये आपका आंसर है। ओके, अब आप देखिए इस बेसिस पे ही आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, अब आपको ये बताने, अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट, क्या होता है, डिसिप्लिन पर्सन हमेशा पहचाना भी जाता है और जो समाज है वो भी उसे एक्सेप्ट करता है, वर्क डन करेक्टली एंड प्रॉपरली, वो काम करता है। तो आपका आंसर है, यानी ये सब चीज़ें ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर है। ओके, ये आपका आंसर है। फिर देखिए, इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन यू विल, अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपको क्या आपको मतलब क्या प्रॉब्लम आपको होगी, तो आप जो है काम जल्दी में करेंगे और जो आप काम है उसको लापरवाही से कर देंगे, वर्क हरीडली और हैव हजार्डली। ओके,
वी आर नॉट बॉर्न विद द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी भी आपने वहाँ पे देखा, वहाँ पे लिखा था ना। तो वी आर नॉट बॉर्न विद द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी के साथ हम बॉर्न नहीं हुए, तो ये ट्रू है, सही बात है, गलत बात है, ये आपको बताना है। तो हाँ, वहाँ पे लिखी हुई थी ये बात, तो सही है। तो आपका जो है ट्रू आपका आंसर है। ओके, ये आपका आंसर है। अब अगला आपका क्या है, गिव वन वर्ड फॉर टू कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच। अब देखिए इसमें पैरा फिफ्थ में आपसे बोला है, आप पैरा फिफ्थ में जाइए और पैरा फिफ्थ में आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा ये आपका आंसर होगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे है ना पैरा फिफ्थ आपका, ऑल ऑफ अस आर नॉट बॉर्न विद द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। ओके, ये आपका है, वी हैव टू कल्टिवेट मैनेजिंग ओनली कंस्टल विजिल एंड प्रैक्टिस में कहा ना कि कड़ी निगरानी, इसका मतलब टू कीप स्ट्रिक्ट वॉच। तो ये विजिल का मीन जो है चौकसी होता है, तो ये आपका आंसर है इसमें। ठीक है, क्या देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है डी वाला क्वेश्चन, गिव वन वर्ड, एक वर्ड देना है। ठीक है, टू कीप स्ट्रिक्ट वॉच, मतलब जो टू कीप स्ट्रिक्ट वॉच का मीन होता है ना कड़ी निगरानी, तो इसके लिए एक शब्द देना है। तो पैरा 5 में आप जाएंगे और पैरा 5 अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा तो आप पैरा 5 पूरा उतार दीजिए। ओके, उसमें से जो वर्ड होगा वो टिक करके एग्जामिनर आपको नंबर दे देंगे। तो पैरा 5 में एक वर्ड, इसका मतलब विजिल है, विजिल का मतलब भी चौकसी होता है, यानी कड़ी निगरानी होता है। ठीक है, तो वो वर्ड इसका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया ना। तो देखिए आप इसको एक बार और आप देख लीजिए, और ये आपके जो है ऐसे ही आप करेंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज आप जो है क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट और उसका आंसर देख लेंगे, और पैसेज पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आपने देखा कोई कोई क्वेश्चन आपके बिल्कुल सीधे सीधे निकल जा रहे हैं, और कोई क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जो घुमा फिरा है, तो उसको आप देख लेना और उसे आप किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक